हेलो। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी निश्चित उद्देश्य पर निश्चित व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति को एक स्थान विशेष पे समय विशेष पे देने का प्रयास किया जाता है। तो इस शिक्षण की प्रक्रिया में विभिन्न कुछ अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है जिसको हम शिक्षण की अवस्था के नाम से जानते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग शिक्षण की अवस्था कितनी है, कौन कौन सी है और उसकी प्रमुख क्रियाएं क्या क्या हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण की अवस्थाएं। जैक्सन ने 1966 में ये कहा था कि शिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको वैज्ञानिक ढंग से हम 3 प्रकार की अवस्थाओं में बांट सकते हैं। पहला, पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज। दूसरा, मध्य क्रिया या अंतः क्रिया या इंटर एक्टिव स्टेज। दूसरा, उत्तर क्रिया अवस्था या पोस्ट एक्टिव स्टेज। यानी कि जैक्सन महोदय ने 1966 में ये कहा था कि शिक्षण प्रक्रियाओं को अवस्था के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पूर्व क्रिया अवस्था, मध्य क्रिया अवस्था या अंतः क्रिया अवस्था, और तीसरा उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज। इस अवस्था को हम शिक्षक की अवस्था या तैयारी की अवस्था भी कह सकते हैं। इसी अवस्था विशेष में जो शिक्षक होता है वो लेसन की प्लानिंग करता है, और इसी अवस्था विशेष में जो शिक्षक होता है वो शिक्षण की तमाम व्यू रचनाओं की रचना करता है, छात्र के पूर्व ज्ञान का एनालिसिस करता है। इसी अवस्था में जो छात्र को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, किस स्तर पे पढ़ाया जाए, इन सब सारी बातों को देखने का प्रयास किया जाता है। यानी कि इस अवस्था विशेष को हम शिक्षक की अवस्था, तैयारी की अवस्था, प्लानिंग की अवस्था और शिक्षण क्रिया में जाने से पहले की अवस्था के नाम से जान सकते हैं। दूसरा, अंतः क्रिया अवस्था या मध्य क्रिया अवस्था, इंटरएक्टिव स्टेज। इस अवस्था को हम छात्र और शिक्षक के आमने सामने की अवस्था के रूप में जानते हैं। इस अवस्था में जो शिक्षक होता है वो छात्रों के सम्मुख जाता है और फेस टू फेस होता है, और जो बनाया गया पाठ है, निर्धारित किया गया उद्देश्य है, निर्धारित किया गया जो शिक्षण विधियां हैं और पाठ की जो व्यू रचनाएं हैं उसको विस्तारित करने का प्रयास करता है और छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और इसमें जो शिक्षक होता है वो यह जानने का प्रयास करता है कि छात्र को कितना सीखना है और कैसे सीखना है। तीसरा, उत्तर क्रिया अवस्था या पोस्ट एक्टिव स्टेज। इस अवस्था को हम मूल्यांकन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में जो शिक्षण कार्य की जब समाप्ति हो जाती है तो शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि जो बनाया गया पाठ है, जो निर्धारित किया गया उद्देश्य है, उस उद्देश्य को बच्चा कितना सीख सका, कितना जान सका और उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो सका। और अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो पाया, उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाया, तो क्या प्रॉब्लम, क्या कठिनाई है, इसको जानने और समझने का प्रयास करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो शिक्षक की क्या भूमिका होती है, यानी कि हर अवस्था विशेष में शिक्षण की हर अवस्था में शिक्षक की कुछ न कुछ भूमिका निर्वहन करनी पड़ती है। तो वो क्या क्या भूमिकाएं होती हैं हर अवस्था में, उस शिक्षक की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक की क्या क्रियाएं होती हैं, तो किन किन क्रियाओं से शिक्षक को गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला, एक जो शिक्षक होता है पूर्व क्रिया अवस्था में वो उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण करता है। यानी कि पाठ योजना बनाने से पहले उस पाठ का क्या उद्देश्य होगा और उस कितने भागों में उद्देश्यों को बांटना है और उस उद्देश्य का निर्धारण कैसे होना है, उन सब सारी बातों को, सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य का निर्धारण करता है। उसके बाद से पाठ विषय वस्तु का चयन करता है, कौन सा पाठ पहले पढ़ाना है, कौन सा पाठ बाद में पढ़ाना है और किस विषय वस्तु को कैसे पढ़ाना है, इन सब सारी बातों को इस इस टॉपिक में देखने का प्रयास करता है। और शिक्षण शैली, यानी कि जो पढ़ाया गया, जो बनाया गया पाठ लेसन प्लान है, जो निर्धारित किया गया उद्देश्य है, उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर पाएगा, उसके लिए किस शैली का प्रयोग किया जाएगा, किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार के शिक्षण के सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार के शिक्षण के सिद्धांत का, किस प्रकार के शिक्षण की विधियों का, इन सब सारी बातों को वो देखने का प्रयास करता है। तो ये कुल मिला जुला के इस अवस्था में जो शिक्षक होता है वो
ये जानने का प्रयास करता है कि किस प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे, पाठ योजना में किस प्रकार के पाठ को पहले, किस प्रकार के पाठ को बाद में रखेंगे, किस प्रकार के शिक्षण विधियों के द्वारा हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अंतःक्रिया अवस्था या मध्य क्रिया अवस्था में जो शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती है। तो सबसे पहले जो पूर्व क्रिया अवस्था में जो शिक्षक होता है उद्देश्य निर्धारित करता है, पाठ योजना का चयन करता है, तो उसका जो निर्वहन है वो अंतः क्रिया अवस्था में ही करना है। तो इस अवस्था को हम फेस टू फेस या आमने सामने की अवस्था कहते हैं। जो शिक्षक जो छात्र होते हैं वो एक दूसरे के सम्मुख आते हैं और अपनी विचारों भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक शिक्षक इस अवस्था में जिस क्रिया का निर्वहन करता है वो सबसे पहले कक्षा आकार की अनुभूति करता है, यानी कि क्लास में आते ही वो इस बात का अनुभूति करता है कि उस क्लास साइज क्या है, कक्षा में कितने छात्र बैठे हैं, कौन से छात्र किस साइड बैठे हैं, इन सब सारी बातों को ध्यान में रखता है। दूसरा, छात्रों का निदान करता है, यानी कि जो पढ़ा रहा होता है तो पढ़ा बीच में ही वो कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है और वो जानने का प्रयास करता रहता है कि छात्र को सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, यह बीच बीच में जानते हुए चलता है। और कुछ बच्चों को पृष्ठ पोषण भी देता है कि जैसे धीरे धीरे उस उद्देश्य को प्राप्त कर ले जो पहले से निर्धारित है, जिससे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। और जो पूर्व क्रिया अवस्था में जो शिक्षण की युक्तियाँ, जो शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की नियुक्तियाँ, नीतियाँ जो उसने तैयार किया था, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे विस्तार देने का कार्य करता है। तीसरा, उत्तर क्रिया अवस्था में जो शिक्षक होता है उसे किस प्रकार की क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो जो उत्तर क्रिया अवस्था है हमने देखा था कि यह मूल्यांकन की अवस्था होती है, यानी कि पाठ की समाप्ति पे जो शिक्षक होता है वो ये जानने का प्रयास करता है कि जो उद्देश्य हम निर्धारित किए थे उन उद्देश्यों को जो छात्र हैं प्राप्त कर पाए कि नहीं कर पाए, या उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो कितना हुआ, यह जानने और आंकने का जो प्रयास है वो मूल्यांकन की अवस्था में करता है। तो इस अवस्था विशेष में जो शिक्षक होता है वो किन क्रियाओं से गुजरता है। जो सबसे पहला है, शिक्षक द्वारा वास्तविक व्यवहार परिवर्तन की परिभाषा, यानी कि जो वास्तविक व्यवहार परिवर्तन क्या है, यानी कि जो छात्र पहले सीखा था उतना ही है या उसके व्यवहार में और परिवर्तन हुआ है, यह जानने का प्रयास करता है। मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन करता है, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार की प्रविधियों से, मूल्यांकन की किस प्रकार की प्रविधियों से मापा जाए, या उस उद्देश्य को कितना प्राप्त कर पाया है, ये किस प्रकार के मूल्यांकन की प्रविधि से, साक्षात्कार विधि से जानेगा, या प्रश्नोत्तर विधि से जानेगा, या ऑब्जर्वेशन मेथड से जानेगा। ये तमाम जो विधियां होती हैं वो शिक्षक प्रयोग में ला सकता है। और जो प्राप्त परिणाम होते हैं उन परिणामों के माध्यम से वो ये देखने का प्रयास करता है कि जो पढ़ाया गया पाठ है, जो निर्धारित किया गया उद्देश्य है, वो छात्रों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस बारे में वो जान करके और अपने नीतियों में परिवर्तन करके छात्रों को उस उद्देश्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तब जाके ये शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो समाप्त होती है और एक शिक्षक तब जाके उस उद्देश्यों को प्राप्त कराने में सही मायने में सफल होता है। धन्यवाद।